हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी एग्जाम बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। इस वीडियो का बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। हर एक का एक ही डाउट था कि कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको एनसीपी बनानी है और एक क्वेश्चन को प्लीज़ आप लिख के दिखा दीजिए। तो ये सारे डाउट्स को आज वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, जिससे आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिख के रखे कि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में, तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम 3 सब्जेक्ट का होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, आपका है नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। तो ये 3 सब्जेक्ट का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का आपका एक दिन होगा और एक दिन आपका माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का होगा। ये दोनों आपका सेक्शन ए सेक्शन बी करके होगा। 37 मार्क्स 38 मार्क्स में आएगा, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दिया था, सेम एज उसी तरीके से। और आपका जो एएचएन होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, जैसे कि आपने नर्सिंग फाउंडेशन एग्जाम दिया था। अब इतना क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो 20 जनवरी को आपका होगा माइक्रो और इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्जाम। उसके बाद में आपका 22 को होगा एएचएस सब्जेक्ट का एग्जाम। तो डेट भी आपको मिल चुकी है। अब एग्जाम उस दिन होगा या नहीं होगा ये भी बहुत बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले अभी मैं बता दूं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है आपके सेकेंड सेमेस्टर का। तो अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ये एग्ज़ाम की डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगी। बट अभी तक हम नहीं कह सकते कि ये डेट आपकी बिल्कुल फिक्स है या नहीं फिक्स है, क्योंकि अभी रिजल्ट का क्या है, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। अगर रिजल्ट अभी आपका आ जाएगा तो आपका एग्जाम 2022 को होगा, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यही डेट आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। तो आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा। और अभी भी बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है ओएमआर शीट को गलत फिल कर देना। ओएमआर शीट जब एग्जाम हो जाता है ना, मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 10 बच्चों के मैसेज आते हैं कि ओएमआर शीट पे मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, इन्विजिलेटर की गलती हो गई या कॉलेज की गलती हो गई। आप सब बताते हो, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है क्या मेरी कॉपी चेक होगी या फिर मेरी कॉपी डिनाई कर दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो 3 घंटे उसमें से एटलीस्ट 10 से 15 मिनट बाई हार्टेड अपनी ओएमआर शीट को दे दो और ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करो। जब तक कि इसमें आप खुद जानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट, जब तक कि वो फर्स्ट सीट जो आपकी है, जो फ्रंट पेज है ओएमआर शीट का, जब तक वो सही नहीं होगा तो आपकी आगे कॉपी कैसे चेक होगी। तो आप आगे कितना भी अच्छा लिख दो, जब तक कि आपकी ओएमआर शीट नहीं सही है तो आगे कॉपी आपकी चेक नहीं होती। इसीलिए आप उसको अच्छे से फिल करा करिए, देखा करिए, क्रॉस करा करिए और हड़बड़ी भी मत करिए कर, बस मिला उसको फिल करने लगे। एक बार चेक कर लीजिए कि आप सही फिल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो अपने टीचर से पूछिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और आप ऑलरेडी 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम दे चुके हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और कोशिश करेगा कि इस बार गलती ना हो। और अगर गलती हो जाती है तो इस चीज़ में मत रहिएगा कि कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। असल में क्या होता है, आपके नाम में आप पे तो सब लेबल लग जाता है, मेन आपका जो नंबर होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, रोल नंबर। तो उसमें आप गलती मत करिएगा। अगर आप उसमें मिस्टेक करोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट को अच्छे से फिल करना, भले 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट भी जा रहा है तो जाने दीजिए। एटलीस्ट ओएमआर शीट अच्छे से फिल करिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट की। आप एक गलती मत करिएगा कि जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको करते, मतलब आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में आता है, ज़्यादातर बच्चे सेक्शन ए पहले सॉल्व करते हैं, जो कि होता है माइक्रोबायोलॉजी। ये गलती मत करिएगा, माइक्रोबायोलॉजी सॉल्व करते 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 उसको 2 घंटे तक सॉल्व करते रहे, फिर जो दूसरा सेशन होगा मतलब कि इन्फेक्शन का, उसको आप सिर्फ 1 घंटा सॉल्व करें। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको ये चीज़ फिक्स कर देनी है कि 1.5 आवर में आपको एक सेशन अटेम्प्ट करना है विद ओएमआर शीट, विद प्रेजेंटेशन। उसके बाद में जो 1.5 आवर होगा वो आपका सेक्शन बी का होगा। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा आप सेक्शन ए पहले ले रहे हैं या सेक्शन बी पहले ले रहे हैं। बट आपको 1.5 घंटे में उस सेक्शन को छोड़ना है, दूसरे सेक्शन को शुरू करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। जब आप उसमें कम लिखोगे तो ऑफकोर्स ही बात है, फेल हो जाना बेसिक सी बात आ जाएगी। इसीलिए आपको दोनों सब्जेक्ट में सेपरेट पास होना है। तो एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो जाना कि सिर्फ लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे। एक सब्जेक्ट का एक टाइम फिक्स करना, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को आप शुरू करिएगा। और वही बात आपकी सेक्शन ए सेक्शन बी में प्रॉब्लम करेगी, मतलब कि माइक्रो इन्फेक्शन के एग्जाम में प्रॉब्लम करेगी। एएचएन में ऐसा कोई इशू नहीं है। एएचएन में आपको पेज मैनेजमेंट करना है। अब मैं इस चीज़ को सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ एएचएन का एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। बस एक बार ओएमआर शीट भरने के बाद में आपको एएचएन एग्जाम पे फुल फोकस करना है, दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉपी होती है अटल यूनिवर्सिटी, वो 32 पेजेस की होती है।
फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉपी है, तो ये आपकी ओएमआर शीट है, आप यहाँ पे फिल करोगे। जब इसको आप मतलब ओपन करोगे, फिर आपकी शीट स्टार्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन करा, तो आपकी शीट यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप यहीं से लिखना शुरू करो, यहाँ से और इस तरीके से। फिर आपके 32 पेजेस होते हैं टोटल। और अगर मैं बात करूँ तो आपको माइक्रो में कोई पेजेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना इन्फेक्शन में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको एचएन सब्जेक्ट में आएगी। जैसे कि आपको याद होगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, आप सभी की ऑलमोस्ट की कॉपी फिल हुई थी, और उस समय आपने बहुत ज़्यादा मैनेज करके लिखा था। सेम एज आपको एचएन सब्जेक्ट में करना है। एचएन सब्जेक्ट में आपके 15 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो उस लॉन्ग में आपको क्या करना है, मैनेज करना है पेज को। तो कोशिश करिएगा एक लॉन्ग आपका 7 से 7.5 पेज में आ जाए। सेम एज दूसरा लॉन्ग भी आपको ऐसे ही करना है। फिर जो आपका शॉर्ट होगा उसको आपको 2.5 से 3 पेज लेके चलना है। एमसीक्यू कोशिश करिएगा 12 आता है, ऐसा नहीं कि 1 to 12 पूरा लिख दिया और एक पेज बर्बाद कर दिया, नहीं। आपको बिना लाइन के 1 2 3 4 करके 6 वन साइड करना है, 6 वन साइड करना है, तो आपका हाफ पेज जाएगा। ये चीज़ आपको क्या करती है, पेज मैनेजमेंट कराती है। सेम एज इसी तरीके से आपको वेरी शॉर्ट करना है। वेरी शॉर्ट आपको 2 से 2.5 पेज में सारे करने हैं। तो ये मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, हम लॉन्ग थोड़ा सा कम, शॉर्ट ज़्यादा करेंगे, शॉर्ट कम, वेरी शॉर्ट ज़्यादा करेंगे, या एमसीक्यू हम पूरे एक पेज पे ही करेंगे। तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पेज मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपको 20 शीट नहीं मिलेगी, क्या बेवजह में आप बहुत ज़्यादा दूर दूर बहुत ज़्यादा फैला के लिखें, और जब लास्ट में आपको कंटेंट लिखना हो तो आपकी कॉपी फेल हो जाए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कॉपी आपकी जल्दी फिल हो जाएगी। 32 पेजेस ही हैं, और इसलिए आपको टाइम मैनेज करके चलना है, साथ में आपको पेज मैनेज करना है, जिससे आपकी कॉपी सेफ रहे और अच्छे से आप हर एक कंटेंट को डिलीवर कर सकें। तो ये आपको एएचएल सब्जेक्ट में सिर्फ फॉलो करना है। ये भी चीज़ आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये चीज़ आपकी सिर्फ एएचएल में आती है। माइक्रो इन्फेक्शन की आपकी कॉपी सेपरेट रहेगी, तो उसको आराम से जैसे मानो वैसे लिखे, खूब बड़े बड़े डायग्राम बना के, खूब इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन आपको पता है, फर्स्ट टाइम आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया, तो आपको प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर है, स्टेशनरी एकदम क्लियर है। लेकिन स्टेशनरी में स्टूडेंट्स के डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कर दे रही हूँ। आप जो भी पेन यूज़ करते हैं रेगुलर राइटिंग में, अपने कॉलेज में, अपने एग्जाम में, आप वो कंटिन्यू करिएगा। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल। स्केच में आप सिर्फ 2 स्केच यूज़ करेंगे, ब्लैक स्केच एंड ब्लू स्केच, दैट्स इट। बाकी आपको कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन आपकी कॉपी में बना होता है एक साइड, अब आप वहाँ पे लाइन नहीं खींचेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको लाइन खींच देनी है। बाकी दूसरे साइड मार्जिन नहीं क्रिएट करेगा, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और आपकी कॉपी को ही छोटा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डाउट है, इधर साइड मार्जिन होता है, क्या हम इधर साइड भी मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्रिएट मत करना, बेवजह का टाइम वेस्ट करोगे, साथ में आपकी कॉपी छोटी हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा, उतना आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि उस चीज़ को आप सेफ रखें। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन नहीं आता तो क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए? तो मेरा सबसे पहला कहने का मतलब है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़िए मत। ये नोटिस करिए ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से रिलेटेड है, और उस यूनिट से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक ज़रूर लिखिए। मैं कह रही हूँ को रिलेट करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो के क्वेश्चन में आप इन्फेक्शन कंट्रोल का यूनिट लिखा रहे हो, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग लिख रहे हो, या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में इन्फेक्शन या माइक्रो लिख रहे हो। वो चीज़ नहीं करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम था, एच सब्जेक्ट में एक सिस्टम आया था इंटीग्रोमेट्री। उससे क्वेश्चन आया था, मुझे कुछ कन्फ्यूजन था, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि उसकी सारी डिजीज़ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा कोरिलेट करती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें मैं क्या लिखूँ। मतलब डेफिनेशन क्या थी वही मैं नहीं आ पा रहा था, तो मैंने डेफिनेशन स्किप कर दी। बाकी मुझे पता है कि इंटीग्रोमेट्री के मतलब स्किन के क्या कॉजेज होते हैं, तो मैंने वो लिख दिया, स्किन का डायग्राम बना दिया। पैथोफिजियोलॉजी मैंने छोड़ दी थी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट। फिर बाद में एक सबसे अच्छी चीज़ लिख दी, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर रोल ऑफ नर्स, ये क्या होता है आपका एक तरीके से की पॉइंट की तरफ वर्क करता है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो उसको लिख दो, आपका कॉपी भी फिल हो जाएगा और आपने कोरिलेट कर दिया। बाकी कंटेंट मैंने एकदम सही लिखा, बट वो सारी चीज़ क्या स्किप करी जो मुझे उससे नहीं कोरिलेट कर पा रही थी। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, बाकी मुझे पता है कि ये डिजीज़ इंटीग्रोमेट्री सिस्टम की, तो उससे मैंने कोरिलेट कर दिया। सेम एज आप माइक्रो में, अगर माइक्रो में कोई क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आता है, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिख दीजिए। कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए। कोई डिजीज़ कंडीशन पूछ ली दी गई है और आपको नहीं आती है, तो फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव कोकाई से पूछेंगे तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में लिख दीजिए। ऑर्गेनिज्म का डायग्राम बना दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट थोड़ा सा डिलीवर हो जाएगा जो उस टॉपिक से कोरिलेट कर सकता है। साथ ही साथ क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है कि उसमें आप कुछ लिख दें कोरिलेट करके, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वो सेव कर सकेंगी। कभी कभी क्या होता है 1 या 2 मार्क्स से बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनको बैक का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो यही चीज़ आपको क्या कर देंगी, सेव कर देंगी सप्ली एग्ज़ाम से। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी तरफ से थे। बाकी एज योर विश, अगर आपको लग रहे हैं ऐड ऑन करने की तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट डाउट है स्टूडेंट का कि एक लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार आप लिख के बता दीजिए जिससे हमें क्लियर हो जाए कि उसको एग्जाम में लिखते कैसे हैं। तो सबसे अगर पहले मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो आपको कौन कौन सी हेडिंग रहेगी, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ट्रांसमिशन की, डिजीज़ की, डायग्राम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ये आपकी हेडिंग्स रहेंगी। और मैंने इसको कैसे लिखा है, ये नोट्स आपको मिल गई है पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ इसकी वीडियो अपलोडेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से, आप उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं शेयर करूँ, कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएचएन सब्जेक्ट का। तो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम मेरा हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा, 15 मार्क्स का आपका निमोनिया आया था। तो मैंने आपको निमोनिया का आंसर लिख के दिखा दिया कि कैसे 15 मार्क्स में आपको लिखना है। फिर एक और डाउट था स्टूडेंट का कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी क्या है, बट हमको तो सापेक्ष में लिखना है। तो आपको यूनिवर्सिटी कॉपी में और इस कॉपी में डिफरेंस देख रहे होगा, क्योंकि मैंने ना बस कॉपी उठा के लिखा है। आप इसी नॉर्मल कॉपी में एक कॉपी से दूसरी कॉपी में डिफरेंस देख रहे हो, लेंथ का, विद का। तो वो चीज़ आपको उस टाइम पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में एकदम क्लियर रहेगी, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये आपका 15 मार्क्स का है, तो आपको इस तरीके से करना है। इसमें एनसीपी भी है, तो वो सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे नोट्स से। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से आप मेंशन करेंगे, फिर आप उसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है। फिर आपकी आती है इटियोलॉजी। अब स्टूडेंट कहते हैं कि इटियोलॉजी में सिर्फ नाम लिखना होता है या कोरिलेट करके लिखना होता है। जैसे कि आपको पता है निमोनिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो थोड़ा सा आप बैक्टीरिया को बता देंगे। वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल के एक दो वायरस के नाम लिख देंगे, सेम एज फंगस में। तो इससे क्या होगा, आपकी एक एक इटियोलॉजी थोड़ी सी एक्सप्लेन हो जाएगी, और आपका लॉन्ग के हिसाब से ये पेज भी उस अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे रिस्क फैक्टर की। कुछ डिजीज़ में रिस्क फैक्टर नहीं मेंशन होता है, लेकिन कुछ में मेंशन होते हैं। तो रिस्क फैक्टर को खाली आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, और अगर आपका पेज ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो आप इस तरीके से मेरी तरह लिख सकते हैं, जिससे आपका पेज सेफ हो जाएगा। और रिस्क फैक्टर में अगर आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो रिस्क फैक्टर को इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के लिए इसको क्लाउड प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें आप जो भी मेन हेडिंग होती है उसको लिखते हैं, आसपास सर्किल या फिर क्लाउड बनाते हैं। अगर मैं बताऊँ, सर्किल ऐसा सर्कुलर फॉर्म में बनना मुश्किल होता है, क्लाउड ईजी होता है, किसी भी इरेगुलर शेप में बन जाता है। और जो भी आपके पॉइंट्स है उनको इर्द गिर्द लिख के एरो बना दीजिएगा। नेक्स्ट, आपको पता है निमोनिया के टाइप्स या क्लासिफिकेशन होते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन में कुछ अगर इस तरीके से आ रहा है तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे कि अगर ह्यूमिनिटी का आएगा या कोई भी डिजीज़ उसके टाइप्स आते हैं, जैसे पॉलीसाइथीमिया उसके टाइप्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन देनी है। फिर हर एक को एक्सप्लेन करना है। हर एक को इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में पूछा गया है। फिर आपके इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप हर एक पॉइंट्स को कैसे लिखोगे, या तो पॉइंट बना के लिखोगे या तो बुलेट तरीके से करोगे। आपका आंसर प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। फिर आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं देनी, सिर्फ 4 से 5 लाइन। मैंने स्पेस इतनी छोड़ी, इतने में आपका डायग्राम आ जाएगा। निमोनिया है तो आप इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी पैथोफिजियोलॉजी। ये पैथोफिजियोलॉजी आपकी 5 से 6 लाइन लेगी। एरो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में रखना है, जिससे आपका ज़्यादा स्पेस ना वेस्ट हो। पैथोफिजियोलॉजी आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करके लिखनी है, ना आप पैराग्राफ में लिखेंगे और ना ही एक लाइन के, मतलब एक पॉइंट का दूसरा पॉइंट करेंगे, पहले एरो फिर आप उसको करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप सिस्टम वाइज लिखेंगे, जैसे सेंट्रल सिस्टम में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वस्कुलर सिस्टम में, हार्ट में, गैस्ट्रिक में, जॉइंट में, मस्कुलर में, स्किन में, सिस्टमिक में, लंग्स में। अब स्टूडेंट का डाउट आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप सिस्टम वाइज करिएगा। फॉर एग्जांपल निमोनिया, तो निमोनिया आपके नर्वस सिस्टम पे क्या अफेक्ट कर रहा है उससे आपको कोरिलेट कर पाओगे। वस्कुलर पे क्या कर रहा है, हार्ट पे क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक पे क्या कर रहा है, जॉइंट्स में क्या कर रहा है, मस्कुलर में क्या कर रहा है, स्किन में क्या कर रहा है, सिस्टमिक में क्या कर रहा है, और लंग्स में सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि निमोनिया है। और अगर आपने कुछ और भी पॉइंट्स लर्न कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के साइन एंड सिम्टम्स के, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन से सिस्टम में आएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं उनको इस तरीके से बुलेट्स पॉइंट बना के एट लास्ट में मेंशन कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है, जैसे कि आपका पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। तो कलेक्ट करेंगे पेशेंट की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पोस्ट मेडिकल और पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पेशेंट में इंस्पेक्ट करते हैं, ऑस्कल्टेशन साउंड को परकशन करते हैं और एब्नॉर्मलिटीज़ को चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट में भी इसी तरीके से आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे, और ब्लड कल्चर, एबीजी, फंगल टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट, और मेन निमोनिया के लिए हम लोग मेंटाउक्स टेस्ट भी कराते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के आप पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन हमारी डिजीज़ निमोनिया है तो हमने वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लिखा है। जैसे डिजीज़ वैसे डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होगा, बस आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके पॉइंट्स को भी मेंशन कर देना है। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहली हेडिंग जाएगी मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग मेनली क्या यूज़ करते हैं, ड्रग को यूज़ करते हैं, आप ये बताएंगे। फिर आपकी कौन सा आती है, एंटीबायोटिक ड्रग आती है, क्यों हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग को यूज़ करते हैं वो बताओगे। फिर एग्जाम्पल डोज बताना होता है, मेन आप एग्जाम्पल बता दो, डोज अगर नहीं भी याद है तो इतना चल सकता है, लेकिन एग्जाम्पल ड्रग का देना ज़रूरी होता है। और आपको कौन कौन से ड्रग्स मतलब यूज़ आते हैं मेडिकल में, तो ऑक्सीजन होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, एनाल्जेसिक लेते हैं जिससे पेन रिड्यूस हो सके, ड्रग लेते हैं जिससे जो सिक्रीशन उसको लिक्विफाई कर सके, इनको एंटीटस भी कहते हैं। सक्शनिंग करते हैं अगर म्यूकस है तो। फिर सर्जिकल आपका निमोनिया में नहीं होता है, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट होगा तो पहले आप लिखोगे सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर आपका आएगा इसमें थर्ड नंबर, अगर सर्जिकल लिखोगे तो थर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट हो जाएगा, और अगर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है तो सेकंड आपका नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही पॉइंट्स आएंगे जो आप पेशेंट में करते हो, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स देना, कंफर्टेबल पोजीशन देना, ड्रग प्रोवाइड करना, म्यूकस का कलर देखना, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना वाइटल साइंस को। फिर आप हेडिंग लिखोगे कॉम्प्लिकेशंस के, कुछ डिजीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, आप उनके सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे। फिर आपका आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर मैं बात करूँ, वीडियो शेयर है कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आप उसको देखिए जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि निमोनिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहे, तो पहली आपकी इनफेक्टिव एयरवे पे बनेगी। फिर दूसरा आपका एक्यूट पेन होगा। वन आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस इन्फेक्शन के ऊपर होगी, फोर्थ एंजाइटी पे, फिर डेफिशिएंट नॉलेज पे। नर्सिंग डायग्नोसिस आप 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। एनसीपी कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। एनसीपी मतलब फुल फॉर्म होता है नर्सिंग केयर प्लान। आपको एग्जाम में टेबल बनानी है और आप देख रहे हो कितनी कम स्पेस में मेरी एक एनसीपी आ गई, सेम एज आपको भी इसी तरीके से पेज मैनेज करना है। आपका एक पेज में 3 एनसीपी आ जाएंगी, मतलब कि आपको एक पेज पे ही अपना एनसीपी को मैनेज करना है। तो आप इस तरीके से असेसमेंट हेडिंग लिखेंगे और असेसमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे पेशेंट ही नहीं है, तो आपने कैसे सब्जेक्टिव डेटा और कैसे ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा। डायग्नोसिस जो आपका पहला पॉइंट था आप उसको लिख देंगे। फिर वही गोल होता है। प्लान आपको पता है कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, रेशनली साइंटिफिक रीजन होता है। इंप्लीमेंटेशन आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पेशेंट नहीं है, तो आपने प्लान करा हुआ किसी पे इंप्लीमेंट पेशेंट पे करा ही नहीं है। जब इंप्लीमेंट नहीं करा तो आपको इवैल्यूएशन का रिजल्ट कैसे मिलेगा। बस इस तरीके से आपका नर्सिंग एनसीपी बनेगी। इस तरीके से आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में एनसीपी को बनाना है। ये आपकी पहली एनसीपी है। अब आप सोच रहे होगे कि अब पूरा पूरा लिखने की वजह से बाकी आपके जो 4 हैं उनके लिए स्पेस बहुत कम बच रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप असेसमेंट का ए लिख देंगे, डायग्नोसिस को डिटेल में करके अच्छी खासी आपको स्पेस मिल गई। सेम एज गोल प्लानिंग रेशनली में करेंगे और इंप्लीमेंटेशन का आई और इवैल्यूएशन का ई लिख देंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगा, बट इस एनसीपी में आपके इतने में ही काम हो गया है। तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक और है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायग्नोसिस गोल प्लानिंग रेशनली, बट प्लीज़ इसको मत लिखिएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स होंगे वो कहेंगे कि जो एनसीपी का फॉर्मेट होता है AD5 वो तो फॉलो ही नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करिएगा अपने पेज के अकॉर्डिंग। सो इस तरीके से आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अपने लॉन्ग को प्रेजेंट करेंगे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी हेडिंग रहेगी 15 मार्क्स में और आपको डायग्राम में कितनी स्पेस देनी है, अब आपको क्लियर हो गया। साथ में आपके एनसीपी कैसे रहेगी एग्जाम में, वो सारी चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। लॉन्ग है तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, शॉर्ट है तो उस सारे कंटेंट को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, 2.5 से 3 पेज में आ जाए। लॉन्ग में डायग्राम बनाना है, शॉर्ट में अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई यूनिट ऐसा आ जाए, कोई टॉपिक, और आपको पता है कि इसमें हम नहीं लिख सकते, तो आप उसमें डायग्राम बना दीजिएगा। जैसे मैंने स्किन का डायग्राम बनाते हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में, तो उस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। फिर आपके आते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़। अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी कुछ वीडियोज़ ऐसी नहीं देखे हैं जो उनके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की, इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट की और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की। फिर आपको प्रैक्टिकल के लिए वीडियो देखनी है जिसमें आपका एनसीपी का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एनसीपी की सेपरेट वीडियो भी जिससे आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक एटलास वीडियो देखनी है जिसमें आपकी कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस और कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। इससे क्या होता है, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे कि कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस करें, तो वो आपकी कॉमन है, आपके पूरे एएचएम पे काम करती है, आप उसको लिख दीजिएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो आपको देखनी चाहिए। मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपने देखी भी होगी, लेकिन आपने ये वाली वीडियोस को स्किप कर दिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप उसको देखिएगा जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपके अभी जितने भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस करे, वो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको फॉलो करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। एट लास्ट जो भी टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यूनिट वाइज देख लीजिए, उनको स्टडी करिए।
स्टडी करने के बाद में जो आप पढ़ चुके हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करने के बाद में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में आपको डेफिनेशन लिख के देखने की ज़रूरत है, आपको हेडिंग्स एक बार लिख के देखने की ज़रूरत है, आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एशियन में आपके हर एक सिस्टम में डायग्राम आता है, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी में आपके यूनिट 2 में आपके कल्चर मीडियाज़ में एग्ज़ाम आता है, स्टेनिंग में आपका डायग्राम आता है और आपको डायग्राम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जब आप डिजीज़ पढ़ते हो जैसे कि स्टेफाइलो या स्टेप्टो या निसेरिया, तो इसके भी आपके डायग्राम आते हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन्फेक्शन और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका थोड़े बहुत ही डायग्राम आते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक स्टुवर्डशिप में आता है, आपके ऑटोक्लेविंग का डायग्राम आता है, हैंड हाइजीन का डायग्राम अगर आ गया तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपका कोई भी डाउट हो बेसिक नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।